अब लोग करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी की खबरों की ओर, जहां इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ पहुंचे सुधाकर चतुर्वेदी मालेगांव ब्लास्ट मामले के आरोपी। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज, जहां पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर हुए फायर जमकर बरसे। बोले मालेगांव ब्लास्ट मामले में निर्णय हुआ, न्याय नहीं मिला उन्हें। वही बताया मालेगांव बम विस्फोट मामले में बरी हुआ हूं। आज यहां कुर्सी रोड पर अखंड आर्यवर्त आर्य ट्रेंडिंग महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें दिया भरपूर समर्थन, जहां पुष्प वर्षा कर उनका किया भव्य स्वागत। वहीं पर आपको हम बताते चले कि आगे उन्होंने बताया है राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने कि भगवा को आतंकी बताने वाले को देंगे कड़ा जवाब। और इसी के साथ उन्होंने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए बताया है कि भगवा के दुश्मन हिंदुत्व की सरकार। बड़ा है सवाल, आइए डालते एकता गुप्ता चीफ सब एडिटर की एक रिपोर्ट पर नजर। आप लोगों ने कितना कष्ट उठाया है जिस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी सन 2004 के बाद से, जब तक कांग्रेस सरकार रही तब तक आप लोग शायद बहुत ज्यादा प्रताड़ित किए गए सरकार के द्वारा। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस समय मौजूद हैं, हम पे बात करने जा रहे हैं। आपको याद होगा 23 अक्टूबर की ये घटना है, 2008 की मालेगांव बम ब्लास्ट को लेकर घटना घटी थी, जहां पर आपको पता चला आज के मुख्य आरोपी सुधाकर चतुर्वेदी जी हमारे साथ में हैं। ये 2008 की घटना है और लंबा न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज लखनऊ में मौजूद हैं, मैं आपसे बात करूँगी और उनसे भी जानूँगी कि सर उस घटना को आप विस्तार से बताएँ, क्या हुआ था। ये जो 2008 की घटना है और लंबी लड़ाई है जो आपके द्वारा लड़ी जा रही है, प्रज्ञा ठाकुर जी की मुख्य रूप से भी उनका नाम आता है, क्या कहना चाहिए? हम आगे बढ़ाएंगे संगठन को और कैसे हम आगे कार्य करेंगे, काफी बिंदुओं पे बात की। कुछ नहीं, ये कांग्रेस का पाप था और हमारे हिंदुओं की कुछ कमजोरी थी। हमारे हिंदुओं की कमजोरी का फ़ायदा उठा करके कांग्रेस ने उस समय एक साजिश किया। हम संघ के प्रचारक थे महाराष्ट्र में, नासिक जिले में, और वोट बैंक बनाने की साजिश। या उस दिन आप कहाँ थे? मैं गांव में था, मैं मिर्जापुर में था। घर पे? हाँ, घर पे था मैं। आपको कब सूचना मिली? वो पेपर में पढ़ा था मैंने, जानकारी मिल जाती है, पेपर में पढ़ा था मैंने। और जाने के बाद में चूँकि नासिक मेरा मकान था, मतलब संगठन का कार्यालय था, वहीं रहता था मैं। वो संघ को बदनाम करना या जो हिंदूवादी काम उसमें कर रहे थे, क्योंकि कांग्रेस के पास हिंदू वोट बैंक नहीं है। वो जातियों पर या मुसलमानों को तुष्टिकरण पर वोट बैंक बनाती है। तो कांग्रेस का वोट बैंक कैसे बनेगा, उन्होंने उनका एक प्री प्लान था ब्लास्ट को कराना। क्योंकि हमारे कोर्ट से और NIA के जांच पत्र से ये साबित हो गया है कि एजेंसियां ही दंगा फसाद ब्लास्ट सारा चीज़ सभी निबे इनको पता रहता है। अच्छा, ये 23 अक्टूबर की घटना है, आपको जब पता चला, आपने कहा पेपर के माध्यम से आपको पता चला है, तो पेपर के माध्यम से आपको क्या पता चला? उस दिन क्या घटना घटी, किस तरह से, क्या? अरे ब्लास्ट हुआ पता चला, वो अक्सर थोड़ी पता चलेगा। ब्लास्ट हुआ पता तो अभी पता, मान लो आप सहारनपुर में कोई मारा किया, पेपर में पढ़ा मैंने यहाँ से, तो मेरा क्या संबंध है उससे? अब कौन मरा, कैसे मरा, डिटेल में क्या ज़रूरत है? तो पता चला कि आप आरोपित हमको बनाया गया 23 अक्टूबर को। ब्लास्ट हुआ है 29 सितंबर 2008 को, और हमारी गिरफ्तारी है 23 अक्टूबर 2008 को, मतलब 1-1.5 महीना बाद। नासिक में ही मैं हाजिर हो गया था, हमको अरेस्ट नहीं किया था, हमको बुलाया पुलिस स्टेशन में, हाजिर हो गया था मैं। और इसके बाद में धीरे धीरे जितने भी हमारे लोग मतलब जो भी थे उसमें काम कर रहे थे, सारी प्रज्ञा ठाकुर हैं, कर्नल पुरोहित हैं, वो आर्मी से थे, और कुछ और संघ के कार्यकर्ता हैं, कुछ पूना से हैं, कुछ कर्नाटक से हैं, हम यूपी से थे, एक बलिया से हैं, मेजर उपाध्याय जी हैं, ऐसे करीब 11-12 लोग हम लोग थे, कुछ मध्य प्रदेश से हैं। उन्होंने एक टीम बना लिया, उन्होंने एक सिंडिकेट बनाया, उन्होंने एक 120B का प्लान किया, मतलब
उन्होंने प्लान किया, इन्होंने प्लानिंग किया, एक प्लान बताया। क्योंकि ऐसे जब मामले होते हैं तो प्लान होता है। ऐसा एजेंसियों को मानना है कि एक आदमी नहीं कर सकता, ऐसा एक आदमी नहीं कर सकता, उसमें 10-20 आदमी लगता ही लगता है। तो उन्होंने 14-15 लोगों को पकड़ा, कुछ को छोड़ दिया, और 2016 में जब NIA ने चार्जशीट दिया उसमें से 5 लोगों को डिस्चार्ज किया कोर्ट ने। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को 2016 में NIA ने डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। कोर्ट बोला हम केस चलाएंगे, कोर्ट बोला केस चलाएंगे। तो हमको समझ नहीं आता है कि NIA बुद्धिमान है, कोर्ट बुद्धिमान है। जो कोर्ट बैठे न्यायाधीश हैं उनके पास ज़्यादा दिमाग है, एजेंसियों का ज़्यादा दिमाग है। मिला क्या? अगर हमको एजेंसी ने क्लीन चिट दिया है, ठीक, और फिर भी न्यायालय बोला कि हम केस चलाएंगे, बाद में अगर हम निर्दोष हुए तो भरपाई तो उच्च न्यायालय करना चाहिए, भरपाई तो न्यायालय करना चाहिए, क्योंकि एजेंसी तो बोल रही थी निर्दोष हैं। कोर्ट खुजली ज़्यादा थी, जो मतलब कोर्ट के ऊपर भी प्रेशर थे, इनको छोड़ना नहीं है। लेकिन जब सच सामने आ गया, सब डॉक्यूमेंट से कुछ भी नहीं है, कोर्ट ने जो जजमेंट है बहुत अच्छा जजमेंट है। उसमें ऐसा लिखा है कि मतलब सबूत के अभाव में नहीं लिखा है, कोई सबूत ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। 345 विटनेस आए, कितना? 345 विटनेस आए, एक भी विटनेस अपने खिलाफ नहीं है, एक विटनेस। उसमें से 300 तो मुसलमान ही हैं, कोई खिलाफ कुछ पता ही नहीं है ना। कोई जबरदस्ती बोले थोड़ी सिद्ध करना पड़ेगा ना, विटनेस गवाही देने के बाद भी सिद्ध करना पड़ता है कोर्ट में, वो सिद्ध नहीं हुआ। 30 विटनेस हमारे कोर्ट में तो पलट गए, उनको मार करके जबरदस्ती करके वो बयान लिया गया था, वो पलट गए। हमारे कोर्ट में वो बयान थे, मतलब 164 बयान थे, वो भी टूट गए। जो कन्फेशन था वो भी टूट गया था। कल मतलब पूरी केस फर्जी थी। अच्छा, आप किसको आरोपी मानते हो? किसका नाम लेना चाहिए? नहीं, ये हम कैसे बोलते कौन किसने? आपकी नज़र में कोई तो आरोपी होगा अगर आप निर्दोष है। नहीं, कराने वाला अलग होता है, करने वाला अलग होता है। अब देखिए, हम 18 साल 10 साल जेल में थे, तो एक आदमी थोड़ी लगा हमारे पीछे। हमको दबा कर रखने के पीछे बड़ी शक्ति होगी, तो वो है कांग्रेस। वो तो 100 बार में बोल चुका हूँ मैं। उनका मास्टरमाइंड है शरद पवार, महाराष्ट्र में। आप आरोपी शरद पवार को? आरोपी नहीं है, आरोपियों को मतलब मास्टरमाइंड है वो बहुत मास्टर, वो मतलब दाऊ से लेकर के बाकी जितने माफिया हैं वो सबका सरगना है। लखनऊ में आने के बाद सीएम योगी से मुलाकात करने की सोचा आपने अपने केस को लेके? वहाँ 1-2 दिन में समय लिया है, शायद मिल जाएगा, मुलाकात कर लेंगे। क्या लगता है इस समय जो घटना घट रही है, बरेली की घटना देखी होगी आइलम मोहम्मद को लेकर, जो एकदम मुझे लगता है कि उससे बड़ी कभी बरेली में घटना नहीं घटी है जो उस समय हुई थी, तो उसको क्या देखते हैं? आपने कहा कि हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं है, सिर्फ नहीं, ये तो ठीक है, ये तो सिंपल है। जो इन्होंने जो ये छोड़ा है नारा अल्लाह मोहब्बत, अभी हिंदुओं को सावधान रहना पड़ेगा, नहीं रहेंगे तो रोज़ रैलियाँ निकलेंगी लखनऊ में। लगभग पूरे देश में निकला है, इसमें हिंदुओं को कोई प्रतिक्रिया नहीं है। आई लव महादेव बोलने से आई लव का मोहम्मद का उत्तर नहीं है, आई लव मोहम्मद का उत्तर आई लव महादेव नहीं है। इसके पीछे क्या चल रहा है, किसकी मंशा है? ये सच है कि जो 200-300 मुसलमान निकलते हैं लेकर रैली, वही होते हैं, उनके पीछे चेहरा अलग होता है। ये सब 500-1000 रुपये के भाड़े वाले होते हैं सब जो रैली निकलते हैं। ये भी देखा होगा कि हिंदुओं में रैली में भाड़े के नहीं होते, वो उत्तेजना में जोश में भले चले जाएं लेकिन भाड़े के नहीं होते। लेकिन मुसलमानों में 100% भाड़े के होते हैं। वो शुक्रवार को मस्जिद में इकट्ठा करेंगे, और मैंने बोल रहा हूँ सिद्ध हो चुका है। बरेली में जो हुआ वहाँ पर कई मस्जिदों से इकट्ठा किए गए लोग, प्री प्लान हुआ। तो हिंदुओं को हम लोगों को समझना है कि इसके पीछे क्या चल रहा है, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है। एक बाजीराव पेशवा के प्रसिद्ध वाक्य है कि आप जड़ पे प्रहार करो, आप शाखा मत तोड़ो। इसकी जड़ कहाँ है, आप जड़ खोजो, और जड़ है, लेकिन हम जड़ पे जाना नहीं चाह रहे, हम जड़ पे जाना चाह रहे। आइलम मोहम्मद बहुत विषय नहीं है, लेकिन विषय को बनाया जा रहा है समाज में। अब महाराज जी हैं, महाराज जी रोके हुए हैं जब तक सत्ता में, ठीक है। अब अगर सत्ता के बाहर हुए दुर्भाग्य से से राष्ट्र अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी हमारे साथ में हैं। सुधाकर जी को एक सहारा है, बहुत लंबी लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे एक उम्मीद है उनको। और 2008 का मामला है, 2025 चल रहा है, 26 आने वाला है, और न्याय की लड़ाई के लिए कहा जाता है कि लंबी लड़ाई होती है न्यायालय की। और कितना इंतज़ार करना होगा सुधाकर जी को अभी न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए, या उनको
दोष मुक्त तो कह दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी शक के घेरे में है, क्योंकि तब तक शक के घेरे में जब तक मुख्य आरोपी पकड़ा नहीं जाता। तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिन जांच एजेंसियों ने जांच की है, जिन विवेचक ने विवेचना करके चार्जशीट दाखिल की है, जिन अधिकारियों ने सुधाकर जी को, प्रज्ञा ठाकुर को या अन्य जो भी उसमें थे उनको आरोपी सिद्ध किया गया है, उनको जो है आरोपी बना दिया जाए। अपने आप सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। वो खुद नाम लेने लगेंगे कि मैं किसके कहने से मैंने ऐसी रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि कोई आईओ, कोई विवेचक, कोई जांच एजेंसी गलत रिपोर्ट नहीं बनाती जब तक कि उस पर शासन या सरकार का दबाव न हो। क्योंकि सरकार का एक दबाव ऐसा होता है कि बड़े से बड़े अधिकारी भी उसके दबाव में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन अधिकारियों ने, जिन अधिकारियों ने भी गलत रिपोर्ट, गलत चार्जशीट दाखिल की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, वो अपने आप सबका नाम उजागर कर देंगे कि मैंने इनके कहने से रिपोर्ट तैयार किया है। बड़े बड़े केस इस समय सॉल्व हुए हैं वर्तमान सरकार में, बहुत से केस हुए। तो आपको लगता है कि वर्तमान सरकार से मिलकर इस समय सीएम योगी से मिलकर इस मामले में कुछ जांच पड़ताल, कुछ कहा जाए, मिला जाए, जिससे इनको न्याय मिले? जब उस सरकार का, उस जांच एजेंसियों का ये दबाव था कि आप इस मामले में सीएम योगी को भी घसीटें, सुधाकर जी के ऊपर भी दबाव था, प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर भी दबाव था कि आप जो है इनका नाम ले लें, उसके लिए इन लोगों ने यातनाएं झेली। तो जब उनका नाम तब नहीं लिया गया और वो चाहते तो कभी ये चीज़ सामने आ जाती। हम लोग तो हिंदुत्व का कार्य करते हैं, हमको कोई भय नहीं है, लेकिन जो लोग बैठ गए हैं, जिनको आसन मिल गया, जिनको सिंहासन मिल गया है, यदि वो ईमानदारी से अपना काम शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि किसी भी सनातनी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उस जो बम कांड था उसमें कई लोगों की जान भी गई है, कई लोग घायल हुए हैं, कई लोग मारे गए हैं। तो जो ये न्याय की लड़ाई है, उन लोगों के लिए भी लड़ेंगे कि सिर्फ अपने आप को, यानी जो हम आरोपी हैं उसको हमें पकड़ा गया, हमें निकालना है, अपना नाम निकालना है, मेन आरोपी को पकड़ाना है? क्या ये लड़ाई उनके लिए भी लड़ी जा सकती है जिनकी मौत हो गई, जो घायल हुए, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया? बिल्कुल। जब आप सही आदमी को पकड़ेंगे, जब आप उन पे कार्रवाई करेंगे तो उनको भी न्याय मिलेगा। लेकिन एक अन्यायपूर्वक किसी एक गलत व्यक्ति को खड़ा करके उसको दोष साबित करके उसको कटघरे में ले जाएंगे, उसको जेल भेजेंगे, वो जेल की यातनाएं झेलेगा, तो ना उनको न्याय मिलेगा ना इनको न्याय मिलेगा। न्याय तो तभी सही होगा जो जिस व्यक्ति ने घटना की है, जो लोग उसमें शामिल थे, उनके साथ आप कठोर कार्रवाई करिए, उनके भी नाखून निकालने का काम करिए, तभी वास्तव में उनको न्याय मिलेगा। और जो मर गए हैं उस कालखंड में, उस घटना से, उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी कि हाँ, उनके साथ भी न्याय हुआ। प्रज्ञा ठाकुर से आपकी मुलाकात हुई, इस घटना के बारे में उन्होंने कुछ ऐसा आपको बताया हो जिससे आपको सुन के लगा हो कि महिला के साथ भी इतना उत्पीड़न हुआ है, इस तरह से नाम लिया गया है? अरे वो तो चैनलों पे रो रही थी, वो अपने नाखून पैरों के, हाथों के दिखा रही थी, अपने बदन पे जो उनके निशान थे उन्होंने वहाँ तक दिखाया है। जो घटनाएं उनके साथ हुई हैं या उनके साथ जो और लोग थे उनके साथ भी हुई, वो एक दर्द भरी कहानी है। वो कैसे आपके चैनल पे बयां की जाए, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को आतंकवादी घोषित करना, वो आतंकवादी बनाना। आज सोचिए कि एक छोटे से आरोप में पुलिस क्या करती है, जिसके पे सरकार लगी हो। उस समय की तथाकथित कांग्रेस सरकार ने ज़बरदस्ती किसी को आतंकवादी साबित करना हो तो क्या क्या यातनाएं झेली होंगी, ये तो वही बता सकते हैं। उसके लिए कोई शब्द नहीं है कहने के। मैं तो यही कहूँगा कि सरकार से अब मांग है कि जो भी हो चुका सो हो चुका, अब आप संज्ञान में लीजिए इस मामले को, और जो लोग दोषी हैं उनको सजा जरूर दिलवाइए। आखिरी सवाल है सर, जो इस समय बरेली में हिंसा हुई है, आपने देखा सुना होगा, उस विषय में क्या कहना चाहते हैं? ट्रेंड चल रहा है आई लव मोहम्मद। कुछ नहीं है, कुछ तथाकथित नेता हैं जिनकी दुकानें बंद हो रही हैं, वो अपनी दुकानें चलाने के लिए इस टाइप का प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं। आई लव मोहम्मद, इनको आई लव मोहम्मद, मोहम्मद से प्यार है तो रोज़ 7 बार 5 बार मस्जिदों में जाते हो, क्या करने जाते हो भाई? दिखाओ ना जितना प्यार दिखा सकते हो 5 बार में, उसके बाद भी रोड पर जा कर के प्यार दिखा रहे हो। किसको प्यार दिखा रहे हो? जब सब मुसलमान एकत्रित होते हैं, जुम्मे को सारे लोग आते हैं, दिन में 5 बार आप नमाज अदा करते हो,
हो तब आई लव मोहम्मद नहीं कर पाते हो, रोड पे जाकर के आई लव मोहम्मद कर रहे हो। ये केवल ये है उनको अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाना है, सरकार को कहीं ना कहीं पे कटघरे में घेरना है। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता कि आज के यूपी के मुख्यमंत्री जो हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू महासभा से ही आते हैं। वो वही व्यक्ति ऐसा बोल सकता है। और आप देखिए कि जो कट्टर होगा, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, जो अपने धर्म के प्रति कट्टर है वो उनको जवाब देना जानता है और उनको जवाब दिया है। हमको लगता है कि उनकी आने वाली नस्लें आगे की कभी रोड पे इस टाइप का इलम मोहम्मद या ऐसी कोई नारेबाजी इस टाइप के लोग नहीं, जुलूस नहीं निकलेंगे। जैसे लखनऊ में भी देखने को मिला, अमीनाबाद जैसे कई अच्छे क्षेत्र है जहाँ पर ये पोस्टर्स और बैनर लगे। बिल्कुल लगे, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे सारी चीज़ें शांत होती जा रही। जैसे जैसे कार्रवाई हो रही, बाबा का बुलडोजर चल रहा है, वैसे वैसे अपने आप सारी चीज़ें सामान्य हो रही हैं। केवल उन लोगों का है जब चुनाव कोई नज़दीक आता है तो ये लोग ऐसे प्रोपेगेंडा बनाते हैं जनता को और उनको मूर्ख बनाते हैं, उनको बलगलाने का कार्य करते हैं। लेकिन इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। अब हिंदू जाग चुका है, जागरूक हो चुका है, वो सब समझता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है।